So we were doing electric field, right? Yes, sir. तुमने भी किया? अच्छा, ये वाला, right? The question was कि शायद जेईई मेंस का क्वेश्चन था, राइट? 2020 क्या क्वेश्चन था कि दिस वाज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पे x1 डिस्टेंस है और ये वाला x2 डिस्टेंस है, और दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, ये x2 है, दिस पॉइंट इज C। A पे रखा था Q1 और B पे रखा था Q2, और आपसे मैंने पूछा था इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया एट C, इन दोनों चार्जेस के कारण, दैट वाज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाज परपेंडिकुलर टू द साइड AB, राइट? यही था। गुड, तो सॉल्व कर देते हैं। कैसे किया तुम लोगों ने? सर मैंने tan थीटा इज इक्वल टू इवन tan 90 डिग्री इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर इनटू बेस कर दिया। हाँ, tan 90 या tan थीटा? tan 90 तो इनफाइनाइट होता है। tan theta a by b, थीटा a by b, tan थीटा, ये थीटा आपने ले लिया, ये वाला थीटा, राइट? सो व्हाट Yes. इज tan थीटा? रिजल्टेंट फोर्स। ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, द एंगल ऑफ दिस रिजल्टेंट विद द हॉरिजॉन्टल tan थीटा विल बी इक्वल टू, क्या लिखा आपने, E1 by E2 या E2 by E1? E1 by E2, e1 by e2, उससे x2 by x1 है। और ये यहां पे किसके बराबर हो गया? इधर अगर मैं इस tan थीटा को रिलेट करूं, सो दिस थीटा विल बी इक्वल टू दिस थीटा, दिस थीटा विल बी ये 90 थीटा, ये 90, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री वही हो जाएगा, राइट? अब यहां पे भी ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पे tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, वो कितना हुआ? x2 by x1। इसके बाद क्या किया तुमने? वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाज kq by r स्क्वायर। वेल डन। r स्क्वायर, r क्या लेंगे जरा बताइए? तो q1 का जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं यहां पे मैं, q1 E1, तो यहां पे r क्या लिखा आपने? वेरी गुड, kq1 by x1 स्क्वायर। और वैसे ही जब आपने इसी पॉइंट पे सेकंड वाले चार्ज का फील्ड लिखा, तो r क्या लिखा आपने? x2। सो E2 वाज kq2 by x2 स्क्वायर। आई गेस यहीं से डन हो गया होगा क्वेश्चन, यहीं डाल दो। Yes. तो मुझे साफ साफ दिख रहा है के कट जाएगा कांस्टेंट टर्म, इट विल बी q1 by q2 इंटू x2 स्क्वायर बाय x1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू x2 by x1। एम आई राइट? कुछ कट रहा है? यस सर। तो क्या रिजल्ट आया? q1 by q2 इक्वल टू, x2 by सबका यही है? Yes, sir. चलिए, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ, राइट? मैं आ रहा हूं, मैं आपको लगा के बताता हूं, डोंट वरी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने जो लास्ट क्लास में किया था, आई विल टेल यू, थोड़ी देर के लिए बस देखते रहो। लेट मी स्टार्ट द क्लास फर्स्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाज क्लियर टू ऑल। इलेक्ट्रिक फील्ड वाज द, व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड? कैन यू एक्सप्लेन व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द फोर्स? सर ये इमेजिनरी फील्ड होता है जिसके अगर पास में आएंगे तो फोर्स। अरे छोड़ो ये सब नहीं, इतनी घटिया डेफिनेशन नहीं, सिंपल वाली बेसिक। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो, चलो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? K Q by R स्क्वायर। इज इट एनर्जी और इज इट फोर्स और मोमेंटम और डेंसिटी और व्हाट? किसके साथ एसोसिएट करते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड को? फोर्स। वेरी गुड, इट इज अ फोर्स, क्योंकि ये कहां से डिराइव हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स पर यूनिट चार्ज, याद आया? तो ये फोर्स किसका किस पे है? कौन किस पे फोर्स लगा रहा है? फोर्स तो दो चीजों के बीच में लगता है, तो ये फोर्स कौन लगा रहा है? पॉइंट चार्ज लगा रहा है। किस पे? पॉइंट चार्ज लगा रहा है। पॉइंट चार्ज जिसकी वैल्यू कितनी है? Q। ये चार्ज है ना, ये जो चार्ज है ये फोर्स लगा रहा है एक r डिस्टेंस पे रखे हुए, किस पे? Q0 चार्ज पे। याद आया? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज
placed at a distance r from a given charge configuration, that's all. So it is force only, right? अच्छा, ये क्यू नॉट डिवाइड करने का पर्पस क्या था? ताकि इस फोर्स में इसका खुद के चार्ज का कोई इफेक्ट ना पड़े, right? So electric field was like a force exerted by any charge configuration. It may be a point charge, a dipole, or whatever on a unit positive test charge. It is like the force only, right? It is the intensity of force. Is it clear how intense the force is? So because if I increase this charge, the intensity of force on this will increase, and that intensity is defined as electric field. That's all. Scalar quantity, vector quantity, कैसी है ये? वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड। चलिए, तो नाउ हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सीख लिया। नाउ लेट अस प्रोसीड। पॉइंट चार्ज के बाद अब हमें दो पॉइंट चार्ज पे जाना है। वी हैव टू टॉक अबाउट डाइपोल। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत सारे चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन आने पड़ेंगे। सबसे पहले कूलम्ब साहब ने जो लॉ दिया था वो किसके लिए था? सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। फिर हम इस डेफिनेशन को एक्सटेंड करेंगे दो पॉइंट चार्जेस के लिए, जिसको मैं डायपोल बोलूंगा। बाद में हम इसको और एक्सटेंड करेंगे मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के लिए। उसके बाद फिर हम लोग इसको रिंग के लिए, लाइन के लिए, शीट के लिए, स्फेयर के लिए, यानी डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हमें फोर्सेस निकालने हैं। सो हमने पॉइंट चार्ज सीख लिया था। टुडे विल टॉक अबाउट डाइपोल। व्हाट इज डाइपोल? लिखिए डेफिनेशन, लिखिए डेफिनेशन, लिखिए। डाइपोल इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू dipole is the configuration of two equal and opposite charges. Equal and opposite charges separated by some small distance. Separated by some small distance. They represent polar molecule. They represent a polar molecule. तो केमिस्ट्री के अंदर HCl, H2O, ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स है। क्या लगता है बताओ, H और Cl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन की। तो आपको पता है कि ये एज ए मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, बट Cl के पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड थोड़ा सा ज्यादा शिफ्ट हो जाता है और H के पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कम होता है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को, जहां पे थोड़े सा चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय द बॉन्ड लेंथ, दिस अरेंजमेंट इन फिजिक्स इज कॉल्ड एज डाइपोल. Why is it important? Why have we defined it like this? Because we wanted to calculate कि ये जो polar molecules है आपस में कितना फोर्स लगाते हैं, उस चीज को हम डिराइव करेंगे using the basic concepts of physics. कि how does the two molecules of the water or two molecules of any polar solution or in any polar liquid interact with each other? That is what we need to calculate using this arrangement. So for us, dipole is arrangement of two equal and opposite charges separated by a very small distance. That is called as dipole. But of course you will say कि sir यहां पे तो तीन आ गए, यहां पे क्या करेंगे आप? तो फिर हमें हमारी डायपोल की डेफिनेशन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। जब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, भाई कई सारे मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल हो पोलर, तो फिर हम क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, यहां पे एक नहीं, यहां पे कितने डायपोल्स हैं? दो डायपोल्स हैं, और इन दोनों डायपोल्स को ऐड करके हमें रिजल्टेंट डायपोल लिखना पड़ेगा। सो यू कैन, लेकिन कोई भी सिस्टम डायपोल तब बन सकता है जब ओवरऑल वो क्या हो, न्यूट्रल हो।
तो अगर किसी सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा चार्जेस भी आ जाए तो घबराना नहीं है, अगर वो न्यूट्रल है तो मैं ऐसे पेयर बना करके अलग अलग डायपोल्स बना दूंगा और फिर उनका रिजल्ट लिख दूंगा, राइट। सो हाउ डू वी राइट रिजल्ट, हाउ डू वी राइट द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल? सो इसी के लिए अगला पॉइंट लिखिए, डायपोल स्ट्रेंथ। डायपोल स्ट्रेंथ जो होती है P, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। What is dipole strength? It is defined as the product of one of the charge, दोनों लिख देंगे तो जीरो, one of the charge into, लिख लो इसकी डेफिनेशन। सर इट इज डिफाइंड एज के बाद क्या पी पॉइंट लिखा है? प्रोडक्ट PDT, product of one of the charge with separation between them. It is a vector quantity। इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे बताओ जल्दी से, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम्ब मीटर। चार्ज इज कूलम्ब मीटर। इसकी वेक्टर क्वांटिटी आपने यूनिट लिख दी है। वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर सिस्टम में कई सारे डायपोल हैं तो आप अलग अलग डायपोल निकाल करके उनका रिजल्ट लिखेंगे, ये आपको नेट डायपोल देगा। लिखिए क्वेश्चन, पी नेट, नेट डायपोल मोमेंट। इसका मतलब इसको कैसे रीड करेंगे? तो वही H2 मॉलिक्यूल बना दिया मैंने, दिख रहा है आपको H2? बस मैंने थोड़ा सा 90 डिग्री लिया, H2 का एंगल थोड़ा 105 के राउंड होता है, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी इसलिए मैंने सिंपल ऐसे बना दिया है। आपको कोई भी ऐसे चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो, कोऑर्डिनेट्स वगैरह गिवन है, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये डायपोल है या नहीं। बताओ अभी ये डायपोल है या नहीं? कैन इट क्वालिफाई एज अ डायपोल दिस कॉन्फ़िगरेशन? यस और नॉट? नो। व्हाई? बिकॉज द चार्जेस, ये तो आयन है, बिकॉज द नेट चार्ज इज नॉट जीरो। और आयंस का इंटरेक्शन ज्यादा खूंखार होता है, वो नहीं, हमें तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन देखना है। सो डायपोल हैज टू बी न्यूट्रल। दिस इज नॉट डायपोल राइट नाउ, इट कैन नॉट। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं, नाउ इट्स अ नेट चार्ज इज जीरो। सो टू, फॉर एनी कॉन्फ़िगरेशन टू क्वालिफाई एज अ डायपोल, द फर्स्ट थिंग इज टू बी न्यूट्रल। इट हैज टू बी अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, राइट। अब आप निकाल सकते हैं। अब यहां पे डायपोल कैसे लिखेंगे? मेक द पेयर्स एंड ऐड देम वेक्टर की तरह। ऑनलाइन आवाज नहीं आई मुझे? यस सर, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. हाँ, तो कोई भी डायपोल होने की पहली कंडीशन, इट हैज टू बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अदरवाइज इट विल बिकम आयन 2QA। लेट्स सी। तो आपको एक डायपोल तो ये दिख गया, एक डायपोल ये दिख गया, इसको मैं P1 कह देता हूं, इसको मैं P2 कह देता हूं। डायपोल स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम ऐड करने के लिए क्या स्केलर की तरह डबल कर दें, या वी हैव टू कंसीडर देयर डायरेक्शंस एज वेल? वेक्टर एडिशन। Consider the direct. सो यू कैन नॉट ऐड देम डायरेक्टली, राइट। तो सबसे पहले P1 P2 क्या आ गए बताना। P1 की वैल्यू कितनी आई? QA। P2 की वैल्यू कितनी आई? QA। एंड दे आर सेपरेटेड बाय, दे आर एट व्हाट एंगल? सो रिजल्टेंट विल बी, दो वेक्टर जब 90 डिग्री एंगल पे होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? दैट इज अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस, जो इस केस में कितना हो जाएगा? 90। तो याद रहे, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो सीधा ऐड नहीं करना है, इट हैज टू बी एडेड लाइक अ वेक्टर। इट्स डिफरेंट फ्रॉम स्केलर। सो दिस टर्म विल बी जीरो। तुम्हें तो वैसे ही पता है। अच्छा, ये दोनों इक्वल भी है तो P स्क्वायर 2P स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 अंदर रह जाएगा, P स्क्वायर बाहर हो जाएगा। सो दिस थिंग इज डायरेक्टली, सो व्हाट इज P नेट? √2 QA।
एट व्हाट एंगल? कितने एंगल पे होगा? 45। एग्जैक्टली 45 पे होगा। क्यों 45 पे क्यों है? क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल है दोनों। अच्छा, अगर इसको मैं वेक्टर के तरीके से करना चाहूँ, ये तो हुआ मेथड 1, इस तरह से रिलेटेड निकालना। अगर मैं P1 P2 को ही वेक्टर के फॉर्म में लिख दूं, P1 वेक्टर, तो P1 वेक्टर कैसे लिखूंगा मैं? QA J कैप, एंड व्हाट अबाउट P2 वेक्टर? QA I कैप, व्हाट अबाउट P नेट? अब यहां पे ऐड कर दो। जब आप I और J को में फॉर्म में लिखते हो, तब आप इनको I को स्केलर की तरह और J और J को स्केलर की तरह ऐड कर सकते हो, लेकिन I और J को ऐड वो अलग अलग रखेंगे। तो कितना हो जाएगा ये? QA कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया? I प्लस J। यहां पे आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्लियरली दिख रहा होगा I प्लस J का मैग्नीट्यूड √2 हो जाएगा। बोथ आर क्लियर टू यू, राइट? समझ में आया? अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए क्वेश्चन। Two small identical dipoles AB and CD of dipole moment P each are kept as shown. Find the resultant dipole moment of this combination. ऐसे दो डायपोल की मैंने, इनका रिजल्टेंट बताओ मैग्नीट्यूड। एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई। ये एक मिनट, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर लो, ये इधर, ये यहाँ माइनस। हाँ, अब बताओ। सर वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं? वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग बिल्कुल कर सकते हो। मतलब आप यही कह रहे हो ना कि मैं उसको क्यू वाले को मैं उसको एक्सिस में लेके आ जाऊँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बट जरूरत है क्या इतनी शिफ्टिंग फिफ्टिंग करने की? भाई तुम्हें दो वेक्टर जोड़ने ही है ना, एंगल निकालो बीच में, शिफ्टिंग कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि इतना कॉम्प्लेक्स सोचने की जरूरत है। इट्स वेरी सिंपल। आपको एंगल ही तो ढूंढना है। बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायपोल? क्या तुमको सिर्फ ये नहीं लिखना P नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा? इसके अलावा कुछ करना है क्या तुम्हें? नो सर। P भी मैंने दे दिया, इवन P भी नहीं निकालना है। तो मैंने आपको रिजल्ट बता रखा है कि अगर इसके अंदर दोनों P1 और P2 क्या होते हैं? इक्वल, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? यस, वेरी गुड, 2P cos थीटा बाय 2। याद आया? फोर्सेस में हमने लिखा था। वेरी गुड। P स्क्वायर, ये 2P स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा इज ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। रूट से बाहर आने के बाद ये याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा यहां से लिख देंगे, जब ये कब ट्रू होगा? जब P1 और P2 इक्वल होंगे, F1 F2 इक्वल होंगे, E1 E2 इक्वल होंगे। ये बहुत ही, मैथ्स में दो ही तरीके तो ऐड करने हैं तुम्हें, या तो स्केलर या वेक्टर। वेक्टर जब भी ऐड करना हो तो ये दिमाग में आना चाहिए, और इसके स्पेशल केसेस। बस दो ही एडिशन है जिंदगी में, और कोई एडिशन ही नहीं। यू गेट दैट? तो अब हमें P दे रखा है, 2 दे रखा है, व्हाट यू नीड टू फाइंड? थीटा नहीं दे रखा है। क्या थीटा 60 है या 120 है? गलती की होगी 100%। बताओ थीटा क्या है, कैसे लूं थीटा? विच इज द डायरेक्शन ऑफ P? पॉजिटिव होती है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये हुआ ना P1, ये P1 है और ये P2 है। तो P1 P2 के बीच में 60 डिग्री एंगल माना जाना चाहिए या 120 डिग्री एंगल माना चाहिए? यस। तो बी केयरफुल, यहां पे डायरेक्शन में फोकस करा है हमने, नॉट जस्ट कोई भी दो लाइन बना दी, एंगल डाल दिया। तो थोड़ा सा दिमाग ओपन रखना है। क्या डाला था? 120 60 डाला था ना? ऑनलाइन आवाज नहीं आई? यस सर, यस सर। हो गया। तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है ये साथ में, ये मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग और फिजिक्स में कैसे ढूंढना है, इसके अंदर चीजें पुट करना है, ये दोनों साथ में चलने चाहिए। हो गया, क्वेश्चन उड़ गया। सो दिस विल बी 2P cos 120/2। cos 60 कितनी होता है? हाफ होता है। कितना आ गया? P आ गया।
ये तो वैसे भी पता है, यहाँ पे थीटा में अलग अलग वैल्यू डाल के हम देख चुके हैं ना रिजल्टेंट दो वेक्टर्स का। दो वेक्टर अगर 60 डिग्री एंगल पे होते हैं, इक्वल वेक्टर, फोर्स के टर्म्स में हमने सीखा था, अगर ये 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना था? दो वेक्टर अगर इक्वल 90 डिग्री में है तो रिजल्टेंट कितना होगा? फोर्स, या कोई से भी दो वेक्टर ले लो, डजंट मैटर कि वो फोर्स ही हो, वो कोई से भी दो वेक्टर हो सकते हैं। और दो वेक्टर जब 120 डिग्री पे होते हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ये आपको याद रहना चाहिए बाय हार्ट। बार बार डिराइव करोगे तो टाइम वेस्ट करोगे अपना एग्जाम में, टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास एग्जाम में। ये मैथ्स बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। बताओ क्या रिजल्टेंट, इसका रिजल्ट क्या होगा? अच्छा, यूज क्या करेंगे आप? 2f cos θ/2। तो थीटा जब मैं 60 डिग्री डाल दूं, दोनों की टेल 60 पे, √3f, और ये बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे होता है, राइट? रिजल्टेंट यहां पे क्या हो जाएगा? 2f, 1/√2f, और यहां पे क्या हो जाएगा? f, या क्योंकि p डाल रखा है तो p। सीधा दिमाग में ये रहना चाहिए इन जनरल। और अगर दोनों फोर्सेस अलग हो जाएं तो ये आपने करना ही है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तब इससे तब यही करेंगे। सिंपल है ना? Now let's go to the next topic. Now we will talk about again electric field due to this dipole. ये डायपोल किसी भी दूसरे पॉइंट चार्ज के ऊपर या दूसरे डायपोल के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, वो निकालने से पहले हमें इस डायपोल का क्या लिखना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अल्टीमेट टारगेट क्या है हमारा? टू फाइंड द इंटरेक्शन बिटवीन डायपोल एंड डायपोल। ये डायपोल दूसरे डायपोल पे कितना फोर्स लगाएगा, ये टारगेट है। क्यों? बिकॉज वी वांटेड टू कैलकुलेट हाउ द मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड इंटरेक्ट। बट अभी ये बहुत डिफिकल्ट है, अभी नहीं निकाल सकते। अभी तो हम लोग क्या निकालेंगे कि ये डायपोल एक पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा। दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न। और वो भी पॉइंट चार्ज क्या मानेंगे हम? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, लगभग 1 कूलम पे फोर्स निकालेंगे, कूलम्स लॉ लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट? सो इसी चीज को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। हेडिंग डालिए। एक्सियल पोजीशन का मतलब दो तरह के यहां पे है। एक्सियल पोजीशन, द लाइन जिस लाइन के लॉन्ग डायपोल रखा होता है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। और वैसे ही जिस उस लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन होती है उसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट एक्सियल पोजीशन। यानी ये चलो लिख ही लेते हैं एक साथ डेफिनेशन। इक्वेटोरियल पोजीशंस, बहुत सिंपल, द लाइन और द पोजीशंस perpendicular to the axial line। सो इक्वेटोरियल पोजीशंस वो होती हैं जो कि लाइन से परपेंडिकुलर लाई करे, राइट? एक्सियल लाइन से परपेंडिकुलर। लेट मी ड्रॉ इट। जैसे ये आपका डायपोल है, सबसे पहले आपको डायपोल को देखना है। ये डायपोल कैसे रखा हुआ है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। दिस इज द डायपोल। किधर पॉइंट कर रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो अगर मैं इस डायपोल को दोनों तरफ एक्सटेंड कर दूं, इसको क्या बोला जाएगा? एक्सियल पोजीशंस। यहां पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? एक्सियल पोजीशंस। अब डोंट थिंक कि एक्सियल का मतलब एक्स एक्सिस है, क्योंकि कल को अगर मैंने डायपोल ऐसे रख दिया तो आपको क्या लगता है ये एक्सियल पोजीशन क्या एक्स एक्सिस होगी? नो, देन दिस विल बी द एक्सियल पोजीशन फॉर दिस डायपोल। So the line along which the dipole is placed, all the position on that line are called as axial position. That's all. It's very simple. Similarly, equatorial क्या होगी? The equatorial positions are the positions which lie perpendicular to the axial and passing through. भाई perpendicular तो बहुत सारी लाइनें पॉसिबल है, इनमें से कौन सी इक्वेटोरियल है जो कि इस डायपोल के मिड पॉइंट से भी पास करे? यहां पे लाइन करने वाली पोजीशंस को क्या कहा जाएगा? Equatorial positions. Again, don't think it as a y-axis. It is perpendicular to the dipole. That's all. जैसे यहां पे ये हो जाएगी इक्वेटोरियल। You get that?
क्या ये इक्विटोरियल हो सकती है? नो, व्हाई नॉट? ये एंड से पास कर रही है, मिड पॉइंट से पास करने वाली लाइन है, किसी भी पॉइंट को इक्विटोरियल नहीं कह सकते, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इक्विटोरियल और एक्सियल पोजीशंस. So we need to calculate how does this dipole exert a force on any point charge placed on its either axial or equatorial. और ये आपके स्कूल में प्रूफ भी आएगा इसका 100%. 99 नहीं कह रहा, मैं कितना कह रहा हूं, अभी यूटी में आने वाला है जो अभी मैं कराने वाला हूं, और जेई में आना है ये, मतलब दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक टू लर्न. सो हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजिशन. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन. ऑनलाइन समझ में आया? यस सर. Yes, sir. तो सबसे पहले एक डायपोल बनाते हैं. ये डायपोल बना लीजिए, ऐसे एक डायपोल. इस डायपोल के मिड पॉइंट को ओरिजिन ले लीजिए. अब ओरिजिन ऐसे फील नहीं आ रही होगी तो एक वाई एक्सिस ऐसे डॉट 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 करके बना दो, और ऐसे एक एक्स एक्सिस ऐसे ऐसे बना दो. नाउ इट मेक्स सेंस दैट वी हैव टेकन दिस मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल एज ओरिजिन. दिस इज द डायपोल ऑफ स्ट्रेंथ पी. पी को हम लोग क्या लिखते थे जरा बताना? क्यू इंटू एल. थोड़ी देर के लिए ना मैं क्यू इंटू टू ए ले रहा हूं. द पर्पस इज बार बार एल बाय टू करना पड़ेगा. सो कैन आई डू दिस थोड़ी देर के लिए, बाद में टू ए को एल बाय टू रिप्रेजेंट कर देंगे. तो ये डायपोल है और इस पे जिधर एरो लगा है यहां पे पॉजिटिव क्यू चार्ज होगा, और जिधर एरो नहीं लगा यहां पे नेगेटिव क्यू चार्ज होगा. एंड वी वुड लाइक टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन विच लाइन, दिस लाइन और दैट लाइन. एक्सियल. एक्सियल कौन सी इनमें से? एक्स वाली एक्सिस. कहां पे निकालना चाहते हैं इस एक्स वाली एक्सिस पे? एवरीवेयर, यहां 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 एक्सेप्ट डायपोल के अंदर. मॉलिक्यूल के अंदर थोड़ी फोर्स निकालोगे, मॉलिक्यूल के बाहर ही निकालोगे ना. तो डायपोल के अंदर छोड़ करके इधर या उधर कहीं पे भी, तो हर जगह क्या मुझे बार बार निकालना पड़ेगा या एक जगह निकाल करके काम चल जाएगा, बाद में वो वैल्यू डालते रहेंगे जहां भी चाहिए होगा? व्हाट डू यू सजेस्ट? डू वी हैव टू कैलकुलेट एवरीवेयर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, और वी कैन डू समथिंग बेटर देन दैट? हाउ डू यू सजेस्ट? कैसे निकालू? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस एक्सिस पे, हर जगह निकालना है. तो हाँ, हर जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट वी यूज? वेरिएबल्स. लेट अस अज्यूम वी आर कैलकुलेटिंग एट दिस पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर. अब r की वैल्यू डाल देंगे, हर जगह आ गई ना. ये है वेरिएबल का काम. तो ये बताइए, अगर यहां पे मैं +1 कूलम चार्ज रख देता हूं, टेस्ट चार्ज 1 कूलम का, तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये डायपोल कितना फोर्स लगाएगा, ये पता करने के लिए क्या मैं इसके अलग अलग चार्ज का फोर्स लिख दूं और उनको रिजल्ट कर देता हूं उनका? अगर इस मॉलिक्यूल का फोर्स लिखना है इस +1 कूलम चार्ज पे, तो क्या लगता है टोटल नहीं निकाल सकते हो क्या? मैं अलग अलग निकाल दूं, प्लस क्यू का निकाल दूं फोर्स और माइनस क्यू का निकाल दूं और उन दोनों को ऐड कर दूंगा. So to determine the force exerted by dipole, on a test charge is similar to calculate the force due to its constituents and then add them. डायपोल का पूरा निकालने के बजाय आप इसके दोनों का अलग अलग निकालो, उनको जोड़ दो, वही आएगा. Am I right? Why? Because forces are superimposable, forces are vector quantities. तो दोनों को जोड़ करके निकालना या दोनों को अलग निकाल करके जोड़ना will give you the same answer. दोनों को जोड़ करके ही निकालना या दोनों को अलग निकाल करके जोड़ना will give you the same answer. That is called as principle of superposition. So what we'll do, we'll calculate the electric field due to each of its constituent dipole, each of its constituent charge independently, and then calculate the net resultant. तो बताइए जरा, ये प्लस क्यू चार्ज इस पे जो फोर्स लगाता है, इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज? KQ/r². तो यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज से इसका 1 कूलम चार्ज का डिस्टेंस कितना है? इज इट r और लेस देन r? हाउ मच लेस? -2 है.
2a, ये यहां से r आपने कहां से लिया है? सेंटर से लिया है ना, तो ये कितना पास चला गया? और नेगेटिव चार्ज कैन यू सी दिस? क्यों ऐसा कर ये पा एक रहा हूं? बार और बता क्योंकि दीजिए। ये टोटल डिस्टेंस कितनी ली है हमने? ये टोटल 2a ले ली है ना? नहीं समझ में आया? ये टोटल आपने l की जगह 2a ले लिया ना, तो सेंटर से a वो आगे, सेंटर से ये, इसीलिए 2a लेने का पर्पस था कि वो l/2 ना करना पड़े। तो बताओ वहां पे कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज का या नेगेटिव चार्ज का? क्योंकि नेगेटिव का डिस्टेंस ज्यादा है, अगर दूर हो जाएगा तो फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा? सो इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस द फोर्स विल बी लेसर, सो हु विल डोमिनेट? कौन ज्यादा पास है इस 1 कूलम के? पॉजिटिव। सो नेट फोर्स किधर आएगा? पॉजिटिव के हिसाब से। तो बताइए इस 1 पे नेट फोर्स, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू प्लस Q, क्या लिखेंगे आप बताइए? K Q इंटू 1 करने की जरूरत नहीं, और नीचे क्या आ जाएगा? R और R माइनस A। इज इट क्लियर? और E ड्यू टू माइनस Q क्या आ जाएगा? K डिवाइडेड बाय R plus A plus whole square. सो व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? E ड्यू टू प्लस Q चार्ज प्लस E ड्यू टू माइनस Q चार्ज, कितना आ गया बताओ? कुछ कॉमन ले सकता हूं मैं? KQ क्या है अंदर? नहीं, पहले तो प्लस Q का डालो ना। 1 अपॉन एंड देन प्लस करूं या माइनस करूं? यहां माइनस 1 अपॉन, लिखिए इसको। समझ में आ रहा है ऑनलाइन? Yes, यस sir. सर। कोई डाउट है तो पूछ लो यार, ये बहुत छोटी चीजें हैं, पहली बार कर रहे हो इसलिए हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे। बट मैंने क्या किया है, डायपोल के दोनों चार्जेस के अलग लिया, यानी H मॉलिक्यूल का और ऑक्सीजन का, या H और Cl का, दोनों का फोर्स निकाल लिया और नेट कर दूंगा तो मिल जाएगा मुझे टोटल फोर्स। सर हाँ जी। अभी तो 2a लिख लिया, समझ में आ गया, बट फिर हम जब इसको पेपर में लिखेंगे तो ये 2a मतलब ये हम क्यों ले रहे हैं ये बताना पड़ेगा, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे l इक्वल्स टू 2a? ये लिख सकते, तुम एल भी ले सकते हो, अगर तुम्हें डाउट लग रहा है ना तो यहाँ पे एल भी ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये, लेकिन एम्फेसाइज कर देना, इसको पहले साइड में लिख देना। ये जितनी भी चीजें लिखी है ना मैंने, ये आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। ये डायग्राम है आपका, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, राइट? यू हैव टू शो देम व्हाट यू आर डूइंग। अब इसके नीचे डायग्राम के बाद आपको एक स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, तब उसके बाद फिर आप ये मैथमेटिकल एनालिसिस चालू करेंगे। आप बताओगे ना कि आप क्या कर रहे हो। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे यू नीड टू टेल व्हाट यू आर डूइंग, राइट? लिखिए स्टेटमेंट, जैसे ये लिख लो पहले, फिर स्टेटमेंट चाहे उसके नीचे लिख देना। मतलब ये मैथमेटिकल एनालिसिस करने से पहले यू नीड टू गिव अ स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल, लिखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल will be equal to the sum of electric field due to will be equal to the sum of electric fields due to its constituent charges। लिखा आपने? लिख लिया सबने? तो क्या आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सेस ड्यू टू डायपोल? बताइए क्या आया? के क्यू आपने कॉमन लिया था, अंदर क्या बचा? 1/r minus a square minus 1/। क्या तुमको ये याद हो गया उस स्टेटमेंट से ही?
याद हुआ कि नहीं? देखो जरा, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अगर दोनों के डिस्टेंस इक्वल होते तो जीरो हो जाता, बट दोनों के डिस्टेंस इक्वल नहीं है ना, क्योंकि डायपोल की सेपरेशन आ गई। दोनों के डिस्टेंस इक्वल नहीं है क्योंकि डायपोल की सेपरेशन आ गई, इसीलिए ये जीरो नहीं होंगे। अगर ये दोनों न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक ही जगह हो जाते तो कोई फोर्स ही नहीं आती। लेकिन ये मॉलिक्यूल में सेपरेटेड है चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। दैट्स व्हाई द डिफरेंस इन द डिस्टेंस इज कमिंग एंड दैट डिफरेंस इन द डिस्टेंस इज कॉजिंग द इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इसलिए डायपोल स्ट्रेंथ के अंदर डिस्टेंस का कंट्रीब्यूशन होता है। जितना दूर चार्जेस सेपरेटेड होंगे उतना ही बड़ा ए, उतना ही ए और ए बड़ा आएगा और उतना ही डायपोल ज्यादा इंटरेक्ट करेगा। यू गेट दैट? और जितना डायपोल छोटा होगा उतना ही उसकी इंटरेक्टिव पावर कम होगी, और अगर खत्म ही हो गया, अगर पोलराइजेशन ही खत्म हो गया तो जीरो हो जाएगा फील्ड। तो अगर कोई पोलराइज मॉलिक्यूल नहीं है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे H2, जीरो फोर्स है, कोई मतलब ही नहीं है। न्यूट्रल गैस, कोई मतलब ही नहीं है। वो तो जब तक इलेक्ट्रॉन और का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाता ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब तक ए जनरेट नहीं हो जाता, जब तक वो सेपरेट नहीं होते चार्जेस, तब तक मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करना चालू नहीं करते हैं। दैट इज व्हाट वी आर शोइंग हियर, राइट? सो आई गेस यू कैन सी दिस इज KQ by R1 स्क्वायर माइनस KQ by R2 स्क्वायर। क्यू तो दोनों का सेम ही होगा। एक का R1 क्या हो जाएगा? पास वाला R माइनस है, दूसरे का R प्लस है, क्योंकि डिस्टेंस R कहां से लिया है? मिड पॉइंट ऑफ डायपोल्स, वहीं से लेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करें? क्या हो जाएगा बताइए? डिनोमिनेटर में R माइनस ए होल स्क्वायर इंटू R प्लस ए होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? आगे क्या करूं? R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस, जरा इसको सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे क्या आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं, सही लिखा मैंने? और ऊपर अगर इसको ओपन कर दे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। अच्छा, ऊपर भी ओपन क्या कर दें? A माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा दूं? A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो A माइनस बी जब मैं करूंगा दिस माइनस दिस तो 2A दिख गया तुम्हें, और जब A प्लस बी करूंगा तो 2R दिख जाना चाहिए। दिस थिंग माइनस दिस थिंग, R कट गया तो A ऐड हो गया, और दिस थिंग प्लस दिस थिंग करूंगा तो R ऐड हो गया और A कट गया। ठीक है। कितना आ गया यहां से? दिस विल बी 4। अच्छा, एक चीज और देखो जरा, और मजेदार बात, क्या यहां पे मैं इस चीज को इस चीज को रिप्लेस कर सकता हूं? क्या है ये? P। कौन निकालते फिरेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज? हाइड्रोजन। इसको P पता होगा मैं, तो ये K के साथ क्या आ गया? P, 2KPR डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको और आसान बनाते हैं। डायपोल बहुत छोटा होता है, ये बताओ डायपोल का साइज और दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस। डायपोल है मॉलिक्यूल, और दो मॉलिक्यूल का बीच का सेपरेशन कौन बड़ा है? डायपोल का साइज या मॉलिक्यूल का सेपरेशन? डायपोल का साइज, बड़े बड़े मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल तो बहुत छोटे हैं, जैसे एयर मान लो, एयर भी हो सकती है। तो एयर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से का साइज बहुत छोटा है, बट दे आर रिलेटिवली वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। So generally we neglect this A, the size of dipole as compared to the separation. तो यही है for very small dipoles, this
A, the size of dipole is much less than R, तो अगर ये A बहुत छोटा होगा so can I neglect? तो बताइए जरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया? सिंपल कर रहे हैं हम, सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको. व्हाट इज E एक्सियल? 2kpr डिवाइडेड बाय R2 to power 4. R से R उड़ गया तो क्या बन गया ये? 2kp बाय R. क्यों, मैं एक ही साथ लिख देता हूं. अब ये आप याद रखेंगे, 2kp बाय R क्यूब. ये निकालना था. So how does the electric field due to dipole vary with distance x? Proportional to R cube, 1 by R cube. How does the electric field due to a point charge vary with distance? Proportional to 1 by R cube या 1 by R square? ये है फर्क. Is it clear? Two kp divided by R cube. तो जरा एक बार देखो फिर से ब्रीफली हमने क्या किया है. सबसे पहले हमने डायपोल को डिफाइन किया, डायपोल को रखा, एक पॉइंट लिया R डिस्टेंस पे मिड पॉइंट से, फिर इसके दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट चार्जेस से फील्ड लिख दिया, सबट्रैक्ट कर दिया. के क्यू बाय आर स्क्वायर ही तो किया है, एक में R प्लस ए स्क्वायर माइनस R माइनस ए स्क्वायर. उसके बाद बस मैनिपुलेट करके ये रिजल्ट आ गया था हमारा. बाद में छोटा डाल दिया कि भाई ये ए को जीरो कर दिया. ये ए जैसे ही आप जीरो करोगे ए, वो R की पावर 4 बन जाएगा और नीचे R क्यूब आ जाएगा. डोंट यू थिंक इट्स वेरी सिंपल? याद रहेगा दिमाग में. मेजर तुम्हें स्टेप्स नहीं याद करनी है, बट तुम्हें लॉजिक याद रखना है कि किया क्या. डायपोल को वी हैव विजुअलाइज्ड एज 2 पॉइंट चार्जेस. दोनों का के क्यू बाय आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, एंड देन वी हैव यूज्ड द अप्रोक्सीमेशन. दैट सिंपल, राइट? चलिए, तो अगर मैं डायपोल से डिस्टेंस डबल करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स कम होगा या 8 टाइम्स कम होगा? 8 टाइम्स. वाई? बिकॉज इट इज 1 बाय आर क्यूब. और पॉइंट चार्ज से अगर डिस्टेंस डबल करूंगा तो 4, राइट? जल्दी से लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम दूसरे इक्वेटोरियल पे भी निकाल करके फिर इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल at equatorial position ये डायपोल है हमारा. P इज इक्वल टू Q इंटू L होता है, बट हमने यहां पे भी इसको P इक्वल टू Q इंटू 2A कर रखा है. लेट्स ड्रॉ द लाइंस. इस बार R डिस्टेंस कहां पे लेना है? Y एक्सिस पे. चलो ये डेराइव तुम करो, मैं कराऊंगा ना तो तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा. आई वॉन्ट यू टू थिंक. ये डेरिवेशन है एक्चुअली में जो कायदे से मुझे कराना चाहिए, लेकिन जेई वाला बच्चा इसे खुद से कर लेगा. और इवन जो बच्चा तेज होगा वो भी कर लेगा, बोर्ड का हो चाहे कहीं का भी बच्चा हो. करना वही है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों का वेक्टर सम. तो रफ में करना, पहले कॉपी में एकदम से लिखोगे तो फिर बाद में भूल जाओगे. लिखना अलग तरीके से बाद में. सो हाउ डू यू प्रपोज, कैसे स्टार्ट करें? वही करना है. द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईच ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट चार्ज विल गिव इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल. और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इज द रिजल्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईच ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट चार्ज. सो how do we proceed?
सबसे पहले टेस्ट चार्ज मान लें आर डिस्टेंस पे 1 कूलम मान लिया। बताओ इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? कैसे लग रहा है? ये अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा उसको? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, राइट। सो अट्रैक्ट किसके अलोंग करेगा? डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड या अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग? ये तो ये नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा। कैन यू सी दैट दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस? राइट। क्या आप इस E ड्यू टू माइनस क्यू को लिख सकते हैं? या एक बार स्टेटमेंट लिख देते हैं, चलो फिर लिखते हैं। क्या स्टेटमेंट होगी? द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल will be equal to the electric field due to dipole will be equal to the resultant electric field due to its constituent charges. बताओ E ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, E ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज क्या होगी? बोलना जरा, मैग्नीट्यूड बोलना, मुझे डायरेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे I और J नहीं है ना, यहाँ पे डायरेक्शन। तो अपन मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड में फिर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो K Q अपॉन R स्क्वायर। R क्या है? माइनस क्यू कर सकते हैं, बट दिक्कत ये ना कि पिछली बार माइनस क्यू आई, वो माइनस आई था एक्चुअली में। इस बार हम लोग क्या लिख रहे हैं इसका? मैग्नीट्यूड। तो यहां पे भी क्या आ गया? मैग्नीट्यूड। क्यों मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं उसको मैं बताता हूं आगे, क्योंकि यहां पे आप आई और जे नहीं लिख पाओगे ना, कैसे ब्रेक करोगे इसको कंपोनेंट्स में? पिछली क्लास में तो दोनों कोलिनियर थे, तो आई और माइनस जे सीधा ऐड हो गया। इस बार सीधा ऐड, इस बार वो लगाना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर कॉस थीटा। तो इसीलिए मैंने यहां पे मैग्नीट्यूड लिखा है के क्यू, माइनस साइन अंदर मैग्नीट्यूड। आप चाहो तो यहां पे माइनस क्यू डाल दो। अब ठीक, नॉट्स गुड। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या लिखोगे? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वेरी गुड, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और रूट कट जाएगा, ये कट जाएगा सर। डिस्टेंस यही होगा ना। और इसका स्क्वायर कर देंगे तो वो हट जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, जरा ये बताना ये क्या होगा? इस +1 कूलम पे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा बताओ जरा। क्या फिर से मुझे वही लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी कि नहीं? बताओ, ये लाइन अलग है, इस लाइन की डिस्टेंस भी वही है। ये दिखा आपको? अलग क्यों होगी? सेंटर से ही तो है ये। यस सर। अरे ये भी ए और ये भी ए ही तो था। तो जितना डिस्टेंस इससे है इतना इससे भी तो है। थोड़ा यहां डायग्राम गड़बड़ बन गया, बट डोंट यू थिंक ये आर, ये आर, ये ए, ये आर, ये ए, तो ये दोनों हाइपोटेन्यूज सेम हो जाएंगे। दिखा कि नहीं? दिख गया? पक्का पक्का। ये हाँ, डायरेक्शन अलग हो जाएगी, रिपेल करेगा, बट द डिस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हाइपोटेन्यूज, इज इट सेम और नॉट? बट द डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, इट विल नॉट बी टुवर्ड्स इट, इट विल बी अवे फ्रॉम इट। बताइए क्या हो जाएगा? ये K टाइम्स
Q टाइम्स डिवाइडेड बाय, तुम्हें लग नहीं रहा ये तो वही हो गया, मैग्नीट्यूड तो वही हो गया, सेम मैग्नीट्यूड, राइट? ये भी वही है, ये भी वही है, बट द थिंग इज दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर नॉट कोलिनियर। मैं टू ही नहीं कर सकता, टू ही क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनके डायरेक्शन अलग है। तो फिर मैं क्या करूं, कैसे करूं, फिर इनका रिजल्टेंट कैसे निकालूं? अच्छी बात यह आ गई कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, सेम। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो क्या लगता है आपको, इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा कि नहीं होगा? है ना? क्यों होगा? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों का अगर मैं एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा तो आपको लग नहीं रहा ये तो एक्सियल लाइन के अलोंग आ गया, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्री, ये इधर तो रिजल्टेंट इधर आ गया, राइट? तो नाउ वी वुड लाइक टू फाइंड, अगर मुझे किसी तरह से ये एंगल मिल जाए थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल अगर मिल जाए तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। सो आई कैन राइट द रिजल्टेंट। हाउ डू वी राइट द रिजल्टेंट? हेंस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू रूट अंडर, कैसे लिखोगे, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2, बताओ यहां पे क्या लिखूं, कॉस ऑफ व्हाट? वेरी गुड। और E1 E2 इक्वल हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? वेरी गुड, 2E, वेरी गुड, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, वेर E इज वेरी गुड KQ बाय प्लस A स्क्वायर, एंड कॉस थीटा इज E नहीं, E यहां से यहां तक नहीं है, E तो इतना सही था, वो पूरी लेंथ चाहिए। वेरी गुड, सर आई गेस आपको दिख गया कहाँ से आया? है। cos 2 थीटा कहाँ से आया? कॉस 2 थीटा 2 थीटा कहां से आया? ये बताओ, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? इसको मैं थीटा कह रहा हूं ना, तो थीटा तो बाइसेक्टर के साथ एंगल है, टोटल एंगल कितना हुआ? 2 थीटा हुआ ना जी। ठीक है सर, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस। अब कॉस थीटा बोलो। सो व्हाट इज कॉस थीटा हियर? थीटा मैंने इसलिए लिया ताकि ज्योमेट्री से आप लिख पाए, यहां पे कॉस थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट विल बी बेस इज हाउ मच, a डिवाइडेड बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। डिफरेंट था ये, पिछला बार तो कोलिनियर वाले से काम चल गया, इस बार मैग्नीट्यूड तो सेम था बट डायरेक्शन अलग थी। पिछली बार डायरेक्शन कोलिनियर थी बट मैग्नीट्यूड अलग था। ये डेरिवेशन आएगा तुम्हारे स्कूल में, और इसका एप्लीकेशन तुम्हारे, ये डेरिवेशन तो खैर अलग चीज है, वो आएगा ही, बट डू यू अंडरस्टैंड हाउ डू वी ऐड फोर्सेस? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। दैट फोर्सेस को ऐड करने के लिए यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, डायरेक्शन देखना, उधर जा रहा है इधर जा रहा है, एंगल को रिलेट करना है, ज्योमेट्री देखना, दैट इज द डिफिकल्ट थिंग। रटना नहीं है, इसको रटोगे मुश्किल लगेगा, 2-3 बार खुद से समझ के करो, गलत होगा कोई बात नहीं, बट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और ये रिजल्ट को अप्लाई करना, दैट इज द ओनली लर्निंग ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर, राइट? तो लिख देते हैं रिजल्ट। तो आई गेस आपको दिख रहा होगा, ये 2E cos थीटा बाय 2 लिख दिया है। अगर आप एग्जाम में जैसे स्कूल में डेरिवेशन में ध्यान रखना, ये जरूर लिख देना। आप ये लिख के सीधा उड़ा दोगे तो एग्जाम वालों को दिक्कत होती है, टीचर्स को। यू हैव टू राइट, यू हैव टू गिव देम एवरी स्टेप, राइट? पिछली बार मैंने बच्चों को बता दिया था, तो तुम्हारे स्कूल में नंबर काट दिए उनने, एक एक डेढ़ नंबर काट दिया, बोले ये कहां से आया, कैसे आया। सो जस्ट यूज दिस ऑल्सो, ये इसको लिख के ये लिख देना।
सो क्या आया जरा बताना इक्विटोरियल पे। हाँ इक्विटोरियल पे कितना आया 2, ई कितना था के, इसीलिए मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा था याद है। अब समझ में आया मैं क्यों वहां पे माइनस नहीं डाल रहा था। बाय 2KQ इंटू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर रूट यानी हाफ और 1, तो टोटल पावर कितनी हो गई 3/2। भाई रूट ऑफ आर इंटू आर इक्वल टू आर रेस्ट पावर 3/2 हो जाएगा ना, तो रूट इंटू 3/2। अब फिर से रिप्लेस कर दें कहानी, टी कैसे लिखोगे, ये क्यू और ए को कंबाइन 2Q और ए इनको मिक्स करके क्या लिखा जा सकता है P, और नीचे आर को निगलेक्ट कर देते हैं तो क्या निकल के आया, पहले तो लिख देते प्रॉपरली KP बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2 फॉर आर लेस देन, सॉरी उल्टा बोल दिया, आर मच ग्रेटर देन ए को निगलेक्ट कर दो तो ये कितना आ गया KP बाय आर क्यूब। लिखिए क्वेश्चन, एक बार इसको कंक्लूड कर देते फिर क्वेश्चंस करते हैं। कंक्लूड कैसे करेंगे देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्विटोरियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल पोजीशन क्या निकल के आया बताइए जरा, क्या था रिजल्ट 2 सॉरी इट वाज KP बाय आर क्यूब एंड दिस वाज 2KP बाय आर क्यूब। डायरेक्शन वाइज अगर मैं बात करूं, इक्विटोरियल पोजीशन में डायरेक्शन क्या होती थी, डायपोल की उल्टी, याद आया, पीछे आ गई थी रिजल्टेंट। देखो जरा, देखा डायपोल किधर था, ये एरो किधर बनाया आपने, ये है ना P वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P के उल्टा आ रहा है, यानी यहां पे कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो P का उल्टा ही आएगा। इस पूरी लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड P का उल्टा आएगा। सो ऑन इक्वेटोरियल लाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू P, और ऑन एक्सियल लाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज along P। जैसे जैसे दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। इवन इसके पीछे भी along द P होगा, क्योंकि यहां पे नेगेटिव खींच लेगा अपने पास, डजंट मैटर, आगे लिखो चाहे पीछे को, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल विल बी along the P only। I hope it makes sense to you। On equatorial position it will be opposite to P। What is the magnitude 2KP by R cube। अच्छा डायरेक्शन वाइज अगर मैं लिखूं इसका तो यहां पे प्लस, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, अगर R इज कंपेरेबल टू A तब क्या लिखेंगे, क्या था यहां पे, यहां पे क्या था, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का। तो ये भी ध्यान रखो, बाई चांस कभी जेई वगैरह में वो एग्जैक्ट भी कर देते हैं स्पेशल क्वेश्चंस पे। सो बस लिख लो, व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग यू शुड राइट एवरीथिंग, कि रिवीजन में पूरे समझ में आ जाए, अच्छा एग्जैक्ट फॉर्मूला ऐसा है, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला ऐसा है। डेरिवेशन थोड़ा सा इसका वैसा था पर ठीक है, क्लियर हुआ। लिखो क्वेश्चन, अब इस पे 4-5 क्वेश्चन करके आज इतना ही करके खत्म कर देंगे। ऑनलाइन क्लियर है।
अनन्या, यस सर। मुश्किल तो नहीं लग रहा थोड़ा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं सर, आ गया सर। अब तो तुम जेई वाली बन चुकी हो, नीट तो छोड़ दिया पीछे। लिखो, टू चार्जेस plus minus 10 microcoulomb are placed 5 millimeter apart. Are placed 5 millimeter apart. At origin, along the y-axis. At origin along y-axis, यानी पॉजिटिव चार्ज को y को नेगेटिव, मतलब y-axis के along, ऊपर प्लस लिखा है, नीचे माइनस, दिख गया आपको, विजुलाइज हो गया। फाइंड, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड at positions first A 15 सेंटीमीटर, 0,0, B सेकंड हो जाएगा B 0,15 सेंटीमीटर, 0, थर्ड हो जाएगा C 0,0,15 सेंटीमीटर। उससे सोचिए, 15 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ना, 5 मिलीमीटर और 15 सेंटीमीटर है ये। अगर ये 15 मिलीमीटर होता तब निगलेक्ट नहीं कर सकते थे आप। ये आर वेरी कंफर्टेबली, राइट, बिल्कुल कर सकते हैं। सर पहले वाले का 6 × 10⁻⁶ था। सेकंड वाले का, पहले वाले का 6 × 10⁻⁶ तो दूसरे वाले का निकाल दे। निकालने की जरूरत है या सीधा दिख रहा है? हाफ कर दो ना यार, कितनी कैलकुलेशन करोगे जिंदगी में? थोड़ा तो कम करो अपनी कैलकुलेशन। ठीक है सर, आगे आगे। ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना है लाइफ में, सिंप्लीफाई। कैसे करें? साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल सारी चीजें वैलिड है। अप्रोक्सीमेशन तो ये बस आपको आइडेंटिफाई करना है, ये एक्सियल या इक्वेटोरियल है, बताओ ये क्या है। डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ये 3 लाइनें बना लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, राइट। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ये लाइन बाहर आ रही है, राइट। विजुलाइज करो, डायपोल कैसे रखा है, ये डायपोल है। तो इस पॉइंट पे जब मैं पूछूंगा तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, एक्सियल। इस पॉइंट पे जब मैं पूछूंगा तो ये वाला क्या बन जाएगा, और जब मैं इस पॉइंट पे पूछूंगा तो ये क्या बन जाएगा। वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। यानी पूरा प्लेन ही इक्वेटोरियल है। तो एक्चुअली में इक्वेटोरियल लाइन नहीं है, इक्वेटोरियल प्लेन होता है। नाइस, तो हो गया। फिर तो बता दो ये कौन सी एक्सिस में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में।
तो एक्स एक्सिस में लाई करने वाला इक्विटोरियल है, तो ये हो जाएगा KP बाय आर क्यूब। ये हो जाएगा वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस वाला 2KP बाय आर क्यूब, और ये भी सारे आर तो मैंने जानबूझ के सेम दे रखे हैं ताकि कैलकुलेशन ना हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। एंड दिस विल बी KP बाय आर क्यूब। वेल डन। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। एक निकाल करके बाकी आ ही जाएगा। K 9 इंटू 10⁹ P कैसे लिखूं? Q इंटू L, सो 10⁻⁵ हो जाएगा, 10 माइक्रो, 5 मिलीमीटर इंटू, अब यहां पे 2 से मत, ये A नहीं है, ये L ही है पूरा। 5 इंटू 10⁻⁻3, एवरीथिंग शुड बी इन SI यूनिट, डिवाइडेड बाय R। R को भी मीटर में लिखेंगे तो 0.15 का क्यूब। अब एक बार तो कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि बाकी में बस डबल करना है और कुछ नहीं। तो लेट्स कैलकुलेट। तो ऊपर हो जाएगा ये 9 इंटू 5 इंटू 10⁻, कितना हो गया वो? 1 हो गया, राइट? यस। डिवाइडेड बाय 15 इंटू 15 इंटू 15, तो 15 इंटू 15 इंटू 15, और ऊपर ये 3 पावर और ले जाओ तो 2 2 2 6, ये हो जाएगा 7। एम आई राइट? कितना आया? 5 3 जा, 3 3 जा, 3 5 जा, तो 10⁻7 बाय 75 यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। ये तो किसी ने नहीं बोला था। बोला था क्या किसी ने? क्या मिस्टेक कर दी? कन्वर्ट नहीं किया यूनिट में? सही लिखा है मैंने? चेक कर लो कोई यूनिट में गड़बड़ तो नहीं है। यहां पे डबल कर देना, यहां पे कुछ मत करना। कर लिया? अगला क्वेश्चन दो। क्या मिस्टेक हुई थी जरा एक बार मुझे बता देना आप लोगों से, या यही आ रहा है कैलकुलेशन? कहां पे? ये या ऊपर कहीं? राइट, तुम्हारी सही एग्जैक्ट आगे। कहां मिस्टेक की? ये इसमें या ये पावर डालने में? ये इसकी जगह क्या लिख दिया? अच्छा, KQ बाय आर क्यूब लगा दिया। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में Q लिखने की आदत है, बट यहां पे Q नहीं, P लिखना है, ये ध्यान रहे। फंडामेंटली गलत होता है, ऐसा नहीं है, सबकी कॉमन, हर साल यही मिस्टेक, यही पूछ रहा हूं मैं। लोग Q लिख देते हैं क्योंकि Q की आदत होती है ना, KQ बाय आर स्क्वायर, KQ बाय आर स्क्वायर, KQ बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे Q नहीं है, यहाँ पे P है, क्योंकि P का लिख रहे हो ना आप कंबाइन करके, नहीं तो दोनों का अलग अलग निकालना पड़ता। सोचो मुश्किल हो जाता। उसी को हमने रिजॉल्व करके सिंपल फॉर्मूला बना के छोड़ दिया है। यू गेट दैट? अगला क्वेश्चन लिखिए। If the electric field at the midpoint of the dipole is E naught, if the electric field at the midpoint of dipole is E naught, पहला dipole strength P and electric field कल टेस्ट होगा ना, क्योंकि कल मैथ्स क्लास टेस्ट होगा ना। और सर जो आपने लेनी थी वर्नियर कैपिलरी, तो वो नहीं होगी, उसकी जगह ही हो रहा है ये। सर कितने बजे आ? मैं एक बार टाइम ना देख के बता दूंगा। मैथ्स की क्लास शायद इनकी 2:30 बजे है ना, तो टेस्ट उससे पहले, उसके बाद, उससे पहले, उसके उससे बाद पहले और उसके बाद 2:30 बजे तो क्लास ही होगी, चलेगी लंबी क्लास तुम्हारी मैथ्स की। कल टेस्ट रहने दें क्या? ठीक है सर। कल के बजाय हम लोग परसों रख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा कर नहीं पाओगे। 3 घंटे की चलेगी क्लास, कैसे करोगे फिर? तो कल नहीं, कल फिर टेस्ट हम लोग रहने देते हैं, ठीक है? एक दिन और मिल गया तो ठीक है। फिर मैं क्लास भी ले लूंगा 11th वाला टॉपिक जो है वो स्क्रू गेज था ना, वर्नियर कैलिपर। हाँ सर, वो एरर एनालिसिस, ठीक है, वो हम लोग कर लेंगे। एरर पहले करेंगे, फिर स्क्रू गेज करेंगे मंडे को।
ओके सर। कैसे करें? कौन सा फॉर्मूला लगाओ? मिड पॉइंट ऑफ डायपोल कह रहा है ये, तो पहली बात तो अप्रोक्सीमेट नहीं, अब एग्जैक्ट लगने वाला है, राइट? तो अगर आप ध्यान से देखें, मिड पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू 0 डाल दूं मैं इक्विटोरियल वाले में? मिड पॉइंट पे पूछ रहा है, मतलब रेडी आर की वैल्यू क्या ले लें? 0 ले लें। इक्विटोरियल वाला का फॉर्मूला क्या था? के पी बाय स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट पर। अब यहां पे जब भी मिड पॉइंट पे बोले तो इक्विटोरियल वाले में आर इक्वल टू 0 डाल दो, दैट्स ऑल। यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, जो कि कितना हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखें तो इट विल कम आउट टू बी सॉरी केपी बाय ए क्यूब इक्वल टू ई नॉट है, तो पी आ गया ना? कितना आ गया पी? ए क्यूब ई नॉट बाय के, दैट्स ऑल। रीराइट करके लिखना था और क्या करना है। और यहां से क्या आएगा? अब ये कहां पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? L/2 पे। क्या यहां पे अप्रोक्सीमेट लगाओ या यहां पे एग्जैक्ट लगाओ? फिर से एग्जैक्ट लगेगा फिर से, तो E इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाय ए क्यूब प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट? आर की वैल्यू 8 पूछ रहा है, मतलब आर इक्वल टू ए पे पूछ रहा है ये। और इक्विटोरियल पे दिख रहा होगा परपेंडिकुलर लाइन बोल दिया, मतलब इक्विटोरियल ही यूज करना है। तो का क्यूब कितना हो गया ये? तो दैट विल बी केपी बाय 8 8 ए, ये 3/2 होगा, सॉरी 8 नहीं 2√2 हो जाएगा फिर। सो दिस विल बी 2√2 ए क्यूब। लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुई है कहानी, पी को रिप्लेस कर दो फिर से। ये ई नॉट था ना, तो केपी बाय ए क्यूब को क्या लिख सकता हूं? ई नॉट। सो दिस विल बिकम ई नॉट बाय 2। जेई क्वेश्चन है ये, बट आई थिंक ये ज्यादा सिंपल लग रहा है मेरे को तो कैलकुलेशंस। रिजल्ट अगर याद हो, कुछ क्या करना है, बस दिमाग में देखना, अच्छा यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ऐसे ऐसे एग्जैक्ट फॉर्मूला। एक लास्ट क्वेश्चन करके खत्म करते हैं। ये क्लियर हुआ ऑनलाइन? अनन्या, अक्षय? यस सर। यस। यस सर। तो मैंने तुमको एक नॉर्मल फॉर्मूले का क्वेश्चन दिया, एक मैंने तुमको एग्जैक्ट फॉर्मूले का दिया। दोनों की लैंग्वेज समझ में आ गई ना कैसा आएगा? यू हैव टू डिसाइड विच वन टू यूज। स्कूल में वही आता है एग्जैक्ट, कौन सा? अप्रोक्सीमेट। जेई मेंस और इनमें भी लगभग वही आता है, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चंस में अगर लैंग्वेज में डिस्टेंस को केयरफुली देखो, अगर ए के कंपेरेबल आ जाए डिस्टेंस, सो जस्ट अप्लाई दिस। मिड पॉइंट पे पूछे तो आर की वैल्यू 0 डाल देना इक्विटोरियल पे, सिंपल। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर राइटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक डायपोल है पी, find magnitude of electric field at point P, at point P सर एक बार वापस बोले। find the magnitude of electric field due to dipole at point P as shown। ये R is much much greater than A दे रखा है। So how do you propose, कैसे करें इसको, कैसे इसको सोचें?
ऐसा तो मैंने नहीं कराया सर, आपने तो अभी तक सिर्फ ये कराया या ये कराया, ये तो इनमें से कोई भी नहीं है, क्या फिर से डिराइव करें? नो। वेक्टर जो मैंने कराया उससे ही हो जाएगा। बेसिकली वो परपेंडिकुलर में ब्रेक करने का पर्पस ही यही था कि इन जनरल लिख सकें। रिजोल्यूशन कर सकते हैं, क्या कर दें? रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन, वेरी गुड। किसका, आर का या पी का? ठीक है। वेरी गुड। तो जैसे आपने दो पॉइंट चार्ज को अलग अलग निकाल करके जोड़ दिया, अब उल्टा सोचो, एक डायपोल का फील्ड पता है, इस डायपोल को रिजॉल्व कर रहे हो कितने डायपोल्स में? दो। और इस तरह से रिजॉल्व करो कि वो पॉइंट एक के लिए तो एक्सिस बन जाए, ताकि वो 2kp/r³ बन जाए, और दूसरा परपेंडिकुलर होगा, उसके लिए इक्विटोरियल बन जाए। नाउ यू डू इट। So resolve the dipole in such a way you can apply those results. That is the logic. Very good. और अपने को मैग्नीट्यूड लिखना है बस। तो अक्षय, तुमने कैसे कंपोनेंट किया? कैन यू डू द कंपोनेंट्स डायपोल? कैसे करूं डायपोल के कंपोनेंट? बेस जो पी है बेस वाला, वो कॉस ये आर ग्रेटर देन एक तो ये कर दिया होगा तुमने, यस सर, और और एक एक परपेंडिकुलर। वेरी गुड। ऐसा रिजॉल्व कर सकते हैं ना लोग किसी भी डायपोल को दो कंपोनेंट्स में, इन एनी डायरेक्शन। बताओ जरा, ऊपर वाला जो डायपोल है उसकी वैल्यू क्या है? क्या उसका मैग्नीट्यूड पी के बराबर हो या पी से कम हो जाएगा? कितना हो जाएगा इसका कंपोनेंट, ये वाला जो है? पी साइन या कॉस? कॉस। जिधर एंगल दे रखा होता है हमेशा उधर क्या आएगा? कॉस। जिधर एंगल नहीं है उधर साइन। सो दिस विल बी वेरी गुड। तो एक तरह से यहां पे दो डायपोल पड़े हैं, एक नहीं, एक तो अलोंग द लाइन पड़ा है और एक ऐसे पड़ा है। तो ये जो पी कॉस थीटा वाला है, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? इसके लिए ये पॉइंट कहां पे लाई कर गया? इसके इक्विटोरियल या एक्सियल? एक्सियल, राइट, है ना? और एक्सियल में क्या फॉर्मूला क्या था? 2k। पी की जगह क्या लिखूं? पूरा पी है जस्ट कंपोनेंट वाला पी? पी कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय r³। आई होप इट्स क्लियर। यस सर। दूसरा वाला आप लोग लिखिए, ये जो दूसरा, तो ये जो है, ये इस डायपोल का ही तो एक कंपोनेंट है, राइट? तो ये इसी को सुपरपोजिशन कहते हैं, कि आप अलग अलग निकाल के जोड़ दो या तोड़ करके जोड़ दो। मतलब यू कैन डू एनीथिंग, you can break the dipole into two components and then calculate their electric field independently and then add them. That will give you the same answer as if you calculate just from the single dipole. This is called as superposition. कि तोड़ करके जोड़ना जब मर्जी आए तब। बताओ दूसरे वाले कारण क्या आएगा? This is P sin theta. तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इसके लिए इस ग्रीन वाला डायपोल, लाइट ग्रीन वाला डायपोल के लिए वो पॉइंट कहां पे लाई कर गया? इसकी इक्विटोरियल पर। इक्विटोरियल पे, राइट? दिख रहा है इक्विटोरियल? इसके Yes, परपेंडिकुलर है ना ये लाइन? यस सर। यू गेट दैट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा इसके कारण? अलोंग होगा, पीछे होगा, या कैसे होगा? परपेंडिकुलर। बताया था, याद आया? दिखा कि नहीं? ये दिखा? यस सर। ये मैं आपको दिखा चुका हूं ना, कि जैसे अगर कोई ये डायपोल इस तरह से रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है ना लाइन पे। तो डायपोल अगर कोई ऐसे रखा हुआ है तो इक्विटोरियल लाइन पे ऐसे होगा ना, अलोंग द डायपोल। तो अगर ये डायपोल ऐसे रखा हुआ है तो इसके लिए इस इक्विटोरियल पोजीशन में पीछे होगा ना। यही तो मैंने बताया था, ये इक्विटोरियल लाइन होगी ना इसके लिए। यू गेट दैट? कितना होगा? कितना होगा? के पी साइन थीटा बाय r³। ये बताओ, तो अगर जब मुझे नेट लिखना है तो मुझे इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा क्या? सीधा स्केलर की तरह जोड़ दूं या फिर से रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा?
रिजल्टेंट निकालना तो पड़ेगा। वेक्टर की तरह तोड़ा था तो वेक्टर की तरह जोड़ोगे, और वो किस्मत से वो दोनों कितने एंगल पे आ गए? 90 डिग्री 90। तो 90 डिग्री पे इक्वल नहीं है, √2 नहीं कर सकता, √2 पे। लेकिन F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर तो कर ही सकता हूं। सो ई नेट विल बी रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस कॉस लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है, कॉस 90 0 हो जाता है। So this will come out to be under root of, अब इसको भी स्क्वायर करके लिखने का एक तरीका है। कॉमन टर्म क्या है यहाँ पे बताना जरा, व्हाट आर द कॉमन टर्म इन दीज टू? KP R3 PP इनको बाहर ही लिख लो, RQ। इनको बाहर ही लिख लो, रूट के ही बाहर लिख लो, कॉमन टर्म नहीं लिखे जाते, वो तो स्क्वायर करके सेम होकर के बाहर आ जाएंगे। तो बाहर क्या लिख लूं मैं? KP/RQ। अब जो अनकॉमन टर्म है उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो क्या बच गया पहले वाले में? साइन थीटा, और दूसरे वाले में क्या बच गया? 2 cos थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है KP/R³ इंटू अंडर रूट ऑफ, एक साइन को ऐड कर देते हैं तो ये 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये नेट इलेक्ट्रिक। इज इट क्लियर? यस सर। जरा एक बार थीटा की वैल्यू 0 डालना, और एक बार थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डालना, बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है? जीरो जैसे आपने डाला तो क्या हुआ? 2 KP/R3। वेरी गुड। जरा एक बार जीरो को विजुलाइज करो, अगर ये एंगल 0 डाल दूं तो ये लाइन कैसी हो जाएगी? इफ आई मेक दिस एंगल 0, डोंट यू थिंक दिस लाइन विल कम एक्सियल? एक्सियल। वो आना ही था। नाउ इट वेरीफाइज आवर आंसर, एंड इफ आई पुट 90 इट बिकम्स इक्वेटोरियल। तो आप देखेंगे 90 डालोगे cos 90 0 हो जाएगा, ये आ जाता है KP/R3। नाउ इट इज वेरीफाइड, राइट? दिस इज द इन जनरल फॉर्मूला। तो हमने डायपोल यानी अब तो मॉलिक्यूल की हर डायरेक्शन में देखना चालू कर दिया हमने, एंड एवरीवेयर इट इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RQ। दैट इज द लर्निंग। सो दिस वाज डायपोल इन जनरल। अगली क्लास में हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अगली क्लास में हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। यानी अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिख लिया, डायपोल लिख लिया, अभी और भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने हैं, लेकिन उसके लिए अब लॉ अलग आ जाएगा। अभी तक कौन सा लॉ यूज कर रहे थे? कूलम्स लॉ। अब एक और नया लॉ है जो सिमेट्रिकल सिचुएशन को आसानी से उड़ा देता है, बट वो हम लोग अलग अप्लाई करेंगे। पहले इन्हीं दोनों के बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, जिसका अगला टॉपिक होगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड डायपोल अंडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? चलो सर आप भी कल क्लास ले सकते हैं क्या? कल मतलब क्वेश्चन मार्क है। मैं तो ले सकता हूँ यार, बट मैथ वालों की ना वाट लग जाएगी, इनकी कल लंबी क्लास है ना, तो ऊपर से फिर कोई कल क्लास नहीं होगी ना फिजिक्स केमिस्ट्री की? हाँ कल फिर नहीं रखेंगे, फिर एक क्लास के लिए क्या ही आओगी तुम? हाँ सर ठीक है। आज कौन सा आ गई? वैसे तो ऑनलाइन कर लूंगी। हाँ वो भी है। एक्चुअली क्लासरूम भी ऑक्यूपाइड रहेगा। अगर शाम को डिस्कशन रखना हो तो रख सकते हैं कुछ, अगर मैं असाइनमेंट वगैरह दे दूं मैं बता दूंगा। तो फिर वो मंडे को ही कर लेंगे ना सब कुछ। मंडे को करेंगे, ठीक है। छोड़ो फिर जबरदस्ती, क्यों टाइम पास करना। ठीक है। थैंक यू तो सर। सर फिर मंडे को तो टेस्ट वगैरह ही रहेगा ना? हाँ मंडे को टेस्ट का वही टाइम रहेगा। ओके सर वो बात कर लेंगे। चलो बाय बाय।